हमारे झारखंड राज्य का विकास कैसे हो, किस तरह से हम अपने झारखंड राज्य को विकसित राज्यों की श्रेणी में ला सकते हैं, इसी मुद्दे पर हम आज चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में भाग लेने के लिए आज हमारे साथ हैं राज्यसभा सांसद श्री परिमल नथवाणी जी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में, हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि राज्यसभा सांसद होने के बाद किन किन योजनाओं का कार्यान्वयन आपने करवाया है और भविष्य की क्या क्या योजनाएं हैं। झारखंड के सांसद होने के नाते जब मैं चुना गया तब से मैंने कहा था कि मेरा झारखंड के प्रति एक कमिटमेंट रहेगा। उस नाते मैंने पार्लियामेंट में, आप देखेंगे लोकसभा और राज्यसभा में जो भी क्वेश्चन आते हैं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मैंने उठाए हैं, और ख़ास तौर पे नेशनल हाईवे के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, इंडस्ट्री के ऊपर, माइंस के ऊपर, जो यहाँ की मेन रिसोर्सेज है उसके ऊपर मैंने काफ़ी प्रश्न उठाए। और उसके बावजूद भी अगर हम वो देखेंगे कि जो एमपी लेड फंड है तो उसको किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। एक तो प्रैक्टिस थी कि लोग अपना लेटर देके अपने अलग अलग एमएलएस को चिट्ठी दे देते कि ये एरिया में वो करना है, ये एरिया में वो करना है। तो मैंने एक ध्येय तय किया था कि मैं मैक्सिमम कोई जो विलेज को मैं अडॉप्ट करूंगा उसको कंप्लीट अपना शेल्टर देके उसी पे मैं अपनी पूरी राशि लगाऊंगा। तो आज तक तकरीबन मेरी एमपी लेड फंड के अंदर अभी 3 करोड़ की धनराशि जो मुझे मेरे टर्म के हिसाब से प्राप्त हुई है, मैंने नामकुम ब्लॉक को अपना एडॉप्ट किया है। और जहाँ पे कम्युनिटी हॉल, स्टेडियम, आंगनवाड़ी और एक गांव था जिसमें ब्रिज की आवश्यकता थी, क्योंकि वो मानसून के अंदर लोगों को कई किलोमीटर पैदल चल के वो बाजू के जो 200 मीटर पे है वो गांव को घूम के आना पड़ता था। तो वहाँ एक ब्रिज की आवश्यकता थी, तो वो ब्रिज भी मैंने 25 लाख के खर्चे से करवाया। तो नामकुम को मैंने एक कंप्लीट प्रोजेक्ट करने का जो मेरा एक ड्रीम था वो तकरीबन मैंने पूरा किया। हाँ, मुझे अफसोस जरूर है कि राजीव गांधी बिजलीकरण योजना के तहत वहाँ पे गाँव में कोई काम नहीं हुआ है, और वो मैं नहीं कर पाया हूँ क्योंकि ये बहुत लिमिटेड सोर्सेज थे। उसके बाद में मैंने अपनी पर्सनल धनराशि से, जैसे एमपी लेड फंड को छोड़ के, रांची के अंदर जो एक बहुत बड़ी समस्या है जो इस्लाम नगर है, जहाँ माइनॉरिटीज, क्रिश्चियन, ट्राइबल्स रहते हैं, वो एक बहुत बदतर हालत में रहते थे। एक तो उनको पीने का पानी नहीं था, 3-4 किलोमीटर दूर से छोटे छोटे बच्चे स्कूल में ड्रॉप आउट लेके भी पीने का पानी अपने सर पे लेके गांव में आते थे। वहाँ ड्रेनेज नहीं है, बहुत गंदगी थी, टॉयलेट्स वगैरह जो बेसिक सुविधा जिसको बोलते हैं वो भी नहीं थी। तो जब मैंने एक अपने एनजीओ का एक गठन किया है जिसका नाम है होप, और वो होप जो हमारा जो एनजीओ है उनको मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आप जाके फाइंड आउट करिए कि कहाँ कहाँ हमें क्या कर सकते हैं। तो वो तरह से हमने अभी आज ही मैं एक रेंडो विलेज में भी गया था जो कांके ब्लॉक के अंदर है। तो सबसे पहले मैंने अपना जो पर्सनल फंड है वो इस्लाम नगर में यूज किया, और वहाँ 1 लाख लीटर की वाटर टैंक बनाई जहाँ पे एक गाड़ी भी नहीं घुस सकती है। तो हमारे जामनगर से इंजीनियर बुला के हमने वहाँ पे 1 लाख लीटर पानी की टैंक बनवाई, और 75% से 80% तक हम अब आज लोगों को टेप से पानी देते हैं, यानी कि नल के जरिए उन लोगों को पानी पहुंच गया है। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि जो बाहर से पानी लाते थे, और वहीं पे जो पॉलिटेक्निक है वहाँ पे कूड़ा कचरा जमा होता था, बहुत गंदगी होती थी, और ये सारी गंदगी की जिम्मेदारी ये इस्लाम नगर वासियों पे लगती थी, जबकि पूरा शहर का कचरा वहाँ आता था। तो उसको मैंने चिल्ड्रन पार्क में कन्वर्ट कर दिया। अगर आप जाके अगर उसका देख लेंगे तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा कि किस तरह से ऐसी गंदगी के बीच में भी चिल्ड्रन पार्क मैंने वहाँ पे बनवाया है, और टॉयलेट वगैरह भी बनवाए हैं, वाटर समस्या हल कर दी। अभी मेरा वहाँ पे जो ध्येय है वो क्लीनिंग का, एक बहुत बड़ी ड्रेनेज भी लगाई जो बारिश में पानी गांव ये झोपड़पट्टी के अंदर छोटे घरों में आ जाता था। तो एक बहुत बड़ी लंबी 500 मीटर जितनी बड़ी ड्रेनेज हमने निकाली है, जिसके माध्यम से पानी बाहर निकल जाता है। तो ये मैंने सब पर्सनल अपने बलबूते पे किया है, क्योंकि मैंने जब इसको देखा था तब मुझे लगता था
कि इस्लाम नगर को मुझे रांची का मॉडल विलेज जैसा बना देना है। तो अभी वहाँ पे नेक्स्ट टारगेट है कि सीमेंट रोड और ड्रेनेज का सिस्टम इंटरनल। जी तो ये मैंने आज तक काम किया है। जी, बहुत मेरा नाम मोहम्मद खलील है और मैं इस्लाम नगर में रहता हूं और यहाँ के हमदर्द कमेटी का मैं अध्यक्ष हूं। श्री परिमल नाथ वानी जी ने यहाँ के लोगों के लिए जो कई दशक से पानी के लिए तरस रहे थे, उन लोगों को एक पानी टंकी बनाकर डीप बोरिंग कराया और यहाँ पर लगभग 10,000 लोगों को आज पानी आसानी से मिल पा रहा है। जो पानी के लिए रातों भर जागते थे, 2 किलोमीटर लोग पानी लाने के लिए जाया करते थे, उन लोग अब आसानी से पानी यहाँ पर ले रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे महिलाओं के लिए शौच का उन्होंने इंतजाम किया। जो महिलाएं यहाँ से दूर जाती थी, नाला के किनारे बैठती थी खुले मैदान पे, आज उनको एक पर्दे में उन्होंने एक शौचालय बना करके दिया जहाँ पे 200 महिलाएं वहाँ पे शौच के लिए जाती हैं। साथ ही साथ एक नाला यहाँ पे एक बड़ा सा उन्होंने निर्माण कराया, जिससे शहर के रांची शहर के बहुत सारे पानी उससे होकर गुजरती है। वो नाला जब कच्चा था तो पानी इधर उधर घुस जाता था, आज वो नाला आसानी से सारे पानी को लेकर के यहाँ से निकल जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ के एक जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, ये बहुत गंदा जगह था जहाँ पे हम लोग खड़े नहीं हो सकते थे 2 मिनट। आज यहाँ पे एक सुंदर सा पार्क उन्होंने दिया है, पार्क बनाया जहाँ पे आज हमारे बहुत सारे बच्चे, सैकड़ों बच्चे आकर के यहाँ पर मनोरंजन करते हैं और खेलते हैं। जब उन्होंने श्री परिमल नाथ वानी जी यहाँ पे कल उनका आगमन हुआ था, उसमें उन्होंने यहाँ के लोगों के लिए, बच्चों को खेलने के लिए जस्ट ये पार्क के पीछे वाली साइड में प्ले ग्राउंड बनाने की बात कही है, जहां लड़के क्रिकेट फुटबॉल वगैरह खेलेंगे। साथ ही जो कच्चा रोड है वो सारा रोड बनाने की उन्होंने बात कही है। हम तमाम इस्लाम नगर के लोग श्री परिमल नाथ वानी जी का शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने यहाँ के लोगों के लिए काम किया है। और हम देख रहे हैं कि हमारा जो पड़ोसी राज्य बिहार है, जिससे हम अलग हुए हैं, हर क्षेत्र में विकास कर रहा है, जबकि झारखंड पीछे है। तो विकास के किन किन मुद्दों पर हम ध्यान दें, जोर दें, ताकि झारखंड राज्य का भी त्वरित विकास हो? मेरे हिसाब से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जो झारखंड जब से अलग हुआ और 10 साल में हमने 6 से 7 मुख्यमंत्री देखे, तो एक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की कमी है। पॉलिटिकल लीडर्स की जो मैच्योरिटी लेवल जो होना चाहिए, जो चुन के आते हैं, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बजाय पॉलिटिक्स करने से स्टेट के बारे में लंबा अगर सोचने की सोच किसी ने बनाई होती तो मैं नहीं मानता हूं कि ये नतीजा आज हम देखते। आज झारखंड बिहार में था उस वक्त से आज यहाँ की जो रेवेन्यू थी उससे रेवेन्यू कम हुई है, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, गोल्ड माइंस वगैरह, कोक वगैरह, जो भी माइनिंग वगैरह हैं, और जो उम्मीद पे जो ये गठन और संगठन हुआ था कि अलग झारखंड की रचना हो और लोगों को उसको लाभ मिलेगा, वो नहीं मिला है। क्योंकि यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होने की वजह से हम लोग बार बार नई गवर्नमेंट पे जाते हैं, नई पॉलिसी बनती है, न तो काम होता है, न लोगों का भरोसा बनता है, और सबसे ज्यादा समस्या है इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ। तो रेवेन्यू नहीं आएगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा तो लोगों को रोजगारी नहीं मिलेगी, और हम न तो एग्रीकल्चर पे फोकस कर पाए हैं जो बिहार ने किया है। एग्रीकल्चर का, हमारे एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग फूड हाउसेस भी यहाँ पे नहीं है, जबकि हमारे पास 70% एग्रीकल्चर यहाँ से बाहर अभी जाती है और फार्मर को उसके पूरे प्राइस भी नहीं मिलते हैं। और बारिश भी अच्छी होती है तो उसको, बारिश को कंट्रोल करने के लिए जो पानी समुद्र में चला जाता है उसको रोकने के लिए जो सुविधा होनी चाहिए संपूर्ण सुविधा नहीं है। तो इतने बारिश होने के बाद भी हम यहाँ बार बार ड्राउट देखते हैं, और वही समस्या, इतना कोल बाजू में लगा हुआ है और हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है। तो इन सारे मुद्दों पर काम करना बहुत जरूरी है। अगर ये मुद्दे पे हम काम करेंगे, जब तक हम इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं लाएंगे और गांवों को हम आबाद नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत कुछ बस्ती आई 4 मेजर सिटी में रहती है, जैसे बोकारो, धनबाद, रांची, उस तरह से। बाकी तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो विलेज में है। जब तक विलेज आबाद नहीं होंगे, और विलेज में क्या है, कुछ नहीं है, बेसिक सुविधा नहीं है। बिल्कुल, आपने जो गांव की जो बात आप कर रहे हैं, इसमें हम आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहेंगे कि जो हमारा झारखंड है वो जंगलों पहाड़ों से घिरा हुआ है, और इन्हीं जंगलों पहाड़ों के बीच में कई गांव बसते हैं, और कई बार ऐसा हो जाता है कि हम गांव तक पहुंच ही नहीं पाते हैं क्योंकि यातायात की समुचित व्यवस्था नहीं है। तो इसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है? यातायात की व्यवस्था के जो आपकी बात है वो बहुत सही है, क्योंकि मैं